नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण का जो अंतिम पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले संज्ञा प्रकरण के हम 6 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उन 6 वीडियो में संज्ञा प्रकरण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज ये हमारा संज्ञा प्रकरण का 7वां वीडियो होगा, जिसमें शेष जो संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ संज्ञा प्रकरण की आज हम समाप्ति करने जा रहे हैं। उसके बाद संज्ञा प्रकरण से टॉपिक वाइज हम जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ। महत्वपूर्ण शेष जो हमारी संज्ञा प्रकरण की जो संज्ञाएं हैं उनकी तरफ। तो आज की हमारी सबसे पहली जो संज्ञा है वो है पद संज्ञा। तो सबसे पहली जो संज्ञा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हमारी पद संज्ञा। पद संज्ञा की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि व्याकरण में कहा गया है कि या संज्ञा सा सा फलवती, कि संस्कृत व्याकरण में जो भी संज्ञा है उसका कोई ना कोई फल या प्रयोजन अवश्य है। बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य संस्कृत व्याकरण में नहीं कहा गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर लिखा भी है कि प्रयोजनम विना तो मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में लगता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पद संज्ञा की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी। तो हमारे पास एक वाक्य है कि अपदम न प्रयुंजीत, कि संस्कृत भाषा में अपदम न प्रयुंजीत, कि जो पद नहीं है उसको हम प्रयुक्त नहीं कर सकते, उसका हम यूज नहीं कर सकते। तो संस्कृत भाषा में कोई भी चीज हम प्रयोग करने से पहले उसकी हमें पद संज्ञा करनी पड़ती है। पद संज्ञा का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि संज्ञा का मतलब है नाम। हम पहले उसको पद नाम देंगे, उसके बाद हम उसको संस्कृत भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पद क्या होता है। तो जरूरत क्यों पड़ी? तो अपदम न प्रयुंजितः, क्योंकि बिना पद बनाए हम किसी भी शब्द या धातु को हम संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसकी जो सूत्र था, पद संज्ञा विधायक जो सूत्र था, तो सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र और वृत्ति सहित हमें पढ़ना है सब चीजों को, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया था कि वृत्ति में से भी प्रश्न बनने लगे हैं। तो सूत्र क्या है? तो पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। तो परीक्षा में पूछा जाए साथियों कि पद संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो पद संज्ञा विधायक जो सूत्र है, पद संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है सुप्तिंगंतम पदम। अर्थ क्या है? तो इसकी हम वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति आती है सुबंतम तिगंतं च, यहाँ पर अनुस्वार पर सवर्ण संधि हुई है, तिगंतम च, तो तिगंतं च सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, यानी सुबंत और तिगंत की संस्कृत व्याकरण में पद संज्ञा की जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अपदम न प्रयुंजितः, कि बिना पद बनाए संस्कृत में शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने सूत्र देखा। सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। पदच्छेद करते हैं तो सुप तिगंतम पदम, उसी को हम वृत्ति में यहाँ पर लिखे हैं कि सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो हमें समझने की आवश्यकता है वृत्ति में, एक शब्द आया है सुबंतम, एक शब्द आया है तिगंतम, यानी दोनों की ही पद संज्ञा संस्कृत व्याकरण में की गई है। तो सबसे पहले हम जिस चीज को पढ़ेंगे वो है सुबंत। तो सुप धन अंत, जस्त्व संधि करते हैं, संधियों को हम पढ़ेंगे। तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो अक्षर है उसके स्थान पर जब तीसरा वर्ण किया जाए वहां पर जस्त्व संधि होती है। तो प्लस अंत और तिंग प्लस अंत।
तो यहाँ पर जो सुप है उससे तात्पर्य है कि जो हमारा शब्द रूप बनाने के लिए हमारे पास जो 21 प्रत्यय हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से प्रत्यय हैं। उनका जो पहला जो प्रत्यय है वो है सु, और अंतिम जो प्रत्यय है वो है सुप। तो 21 प्रत्ययों में जो पहला जो प्रत्यय है वो है सु और अंतिम जो प्रत्यय है वो है सुप। इस तरह से हम देखते हैं कि सुप में जो पहला जो वर्ण है सु वो पहले सूत्र से लिया गया है, और जो प है वो प्रत्याहार के रूप में यहाँ पर सुप को ग्रहण हमें करना है। तो प जो है वो अंतिम जो सूत्र है सुप यहाँ से लिया गया है। तो पहला जो हमारा जो सुबंत है, पहला जो हमारा सुबंत बनाने के लिए जो प्रत्यय है सुप सु, वहां से हमें यहाँ पर सु ग्रहण किया है, और अंतिम जो सूत्र वहां से इसमें प ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर सु से हम शुरू करेंगे और सुप प्रत्यय तक जितने भी जो प्रत्यय आते हैं वो हमारे सुबंत कहलाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तिंग प्लस अंत। उसी तरह से जो धातु बनाने के लिए हमारे पास धातु दो तरह की होती है, एक होती है आत्मनेपदी और एक होती है परस्मयी पदी। तो परस्मयी पद धातु है उसमें भी हमें नो प्रत्यय है, और आत्मनेपदे धातु में भी नो प्रत्यय है। तो इस तरह से जो तिंग प्रत्यय है उनकी संख्या हमारे पास है 18। तो यहाँ पर जो ती है वो परस्मयी पद धातुओं का जो पहला जो प्रत्यय है वो है तिप, और जो आत्मनेपदी धातुओं का जो अंतिम प्रत्यय है वो है महिंग। तो इस तरह से देखते हैं कि जो तिंग का जो तात्पर्य है वो तिप से हमें शुरू करना है, और ङ का मतलब महिंग प्रत्यय तक इन प्रत्ययों को हमें ग्रहण करना है। तो सबसे पहला जो बिंदु है जो आपको समझना है वो यही है कि सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा कहा जाता है, यानी ऐसे शब्द या धातु जिन शब्दों के लास्ट में सुप प्रत्यय जुड़ जाएं या तिंग प्रत्यय जो 18 हैं ये जुड़ जाएं। तो 21 और 18 प्रत्यय जिस भी शब्द में, जिसको हम प्रातिपदिक कहते हैं संस्कृत व्याकरण में, उसमें यदि जुड़ जाते हैं तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? पद संज्ञा उनकी हो जाती है। अगला बिंदु जो हमें समझने लायक है वो 21 प्रत्यय हैं और 18 प्रत्यय हैं। उनकी संख्या हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो उनकी संख्या मैंने 21 बताई थी कि सु, औ, जस, अम, आउट, सस, टा, भ्याम, भिस, ने, भ्याम, भ्यस, नसी, भ्याम, भ्यस, ngस, ओस, आम, ङी, ओस, सुप। संबोधन जो है उसमें वापस हमें प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय हैं उन्हीं को हम प्रयोग करते हैं। सु, औ, जस। तो इस तरह से ये हमारे पास 21 प्रत्यय हैं। सु, औ, जस। यहाँ पर हमारे पास स शेष रहता है, उ की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा डिटेल से मैंने आपको बताई थी, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि स में जो उ है ये एक हमारा स्वर है, और सु एक सूत्र है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय है जो उपदेश कहलाते हैं। तो इस तरह से उपदेशे अज अनुनासिक इत से यहाँ पर उ की इत संज्ञा होने के बाद में स हमारा शेष रहता है। यहाँ पर जस और सस में हमने आपको बताया था अस शेष रहता है दोनों में ही।
तो यहाँ पर सै की इत संज्ञा लसक व तद्धिते सूत्र से करे थे और चोटू सूत्र से हम जय की इत संज्ञा वहां पर आपको करना बताया था। तो इस तरह से ये जो 21 प्रत्यय हैं ये हमारे सुबंत कहलाते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हम शब्द रूप बनाते हैं, राम शब्द हो, हरि शब्द हो, गुरु शब्द हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में शब्द रूप भी है जो हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें इन्हीं प्रत्ययों को जोड़कर उन शब्दों को बनाते हैं। तो पहली जो लाइन है इसको हम प्रथमा कहते हैं, दूसरी जो लाइन है इसको हम द्वितीया कहते हैं, तीसरी जो लाइन है इसको हम तृतीया कहते हैं, ये विभक्तियों के नाम हैं, और चौथी को हम चतुर्थी कहते हैं, पांचवी लाइन को हम पंचमी कहते हैं, छठी लाइन को हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं, और सातवीं को हम सप्तमी कहते हैं, और अंत में जो है उसको हम संबोधन के नाम से पहचानते हैं। तो इस तरह से ये 21 प्रत्यय हैं। तो इस तरह जो लाइनें हैं वो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। इस तरह जो 3 लाइनें हैं इसको हम एक वचन कहते हैं, दूसरी लाइन को हम द्विवचन कहते हैं, और ये जो तीसरी लाइन है इसको हम बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से हम इनकी गणना करते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी। तो पद संज्ञा में 2 तरह के प्रत्ययों को शामिल किया गया, सुबंत और सुबंत प्रत्यय जो 21 है उनको मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। अगले हम देखते हैं कि जो पद संज्ञा में जो तिंग प्रत्यय आते हैं, जिसका पहला जो प्रत्यय है तिप है और अंतिम जो मही है, इसीलिए यहाँ पर तिंग जो बना था इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी जो 18 है, उनको भी हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि धातुओं को 2 रूपों में यहाँ पर विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले जो 9 प्रत्यय हैं वो है परस्मयी पदी धातुओं के। तो परस्मयी पदी जो धातु है जितनी भी, उनमें जो 18 प्रत्यय लगते हैं वो है तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये जो 9 प्रत्यय हैं ये परस्मयी पदी धातुओं में जोड़े जाते हैं। और आगे के जो 9 प्रत्यय हैं जो आत्मनेपदी धातुओं में जोड़े जाते हैं वो देखते हैं। तो तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। तो ग है, तो यहाँ से ती से शुरू होकर और जो ग तक जो प्रत्यय आते हैं इनको हम तिंग कहते हैं। और इनको 9 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो 9 है वो परस्मयी पद धातुओं में लगते हैं, और अंतिम जो 9 है वो आत्मनेपदी धातुओं में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह से वहाँ जो लाइनें थी प्रथमा, द्वितीया, उसी यहाँ जो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति को हम कहते हैं प्रथम पुरुष, दूसरी जो पंक्ति है इसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरी जो पंक्ति है इसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ऐसे जो 3 पंक्तियां हैं तो वो ही सुबंत का यहाँ पर सिस्टम रहता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से हम इनकी पहचान हमें परीक्षा में बतानी है। जैसे वहाँ पर पूछ सकता है कि जो थ है वो कहाँ का रूप है, तो हमें बताना है मध्यम पुरुष बहुवचन। थ वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, आपसे धातु का रूप पूछा जाएगा। तो जिस धातु में थ जुड़ा हुआ है यदि वैसा वो रूप पूछे, जैसे अपन पठ धातु सरल धातु के रूप में माना जाता है, तो जैसे पठती, पठथा, पठंती, पठसी, पठता, पठत, तो पठ धातु में थ जुड़ा हुआ है। तो इस थ को देखकर हमें वहाँ का यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये कहाँ का रूप है, तो हम बता सकते हैं कि मध्यम पुरुष बहुवचन का। इसी तरह से यदि पठाम है वहाँ पर पूछा जाता है, तो यहाँ पर स का विसर्ग होने के बाद में ये जो मैं है, मैं का जो स था उसका विसर्ग हो गया, तो हम बता सकते
हैं कि उत्तम पुरुष बहुवचन। इसी तरह से इनका भी सेम सिस्टम है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहली जो आज के वीडियो की जो संज्ञा थी, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत, वो थी हमारी पद संज्ञा। और पद संज्ञा का जो सूत्र था वो था सुप्तिंगंतम पदम, वृत्ति थी सुबंतम तिगंतम संगम स्यात्। वहां पर हमने देखा सुबंत और तिगंत क्या होते हैं, तो जो 21 प्रत्यय हैं वो सुबंत कहलाते हैं और ये जो 18 प्रत्यय हैं ये हमारे तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर, पहली संज्ञा। अब हम बात करते हैं दूसरी जो संज्ञा है, वो है हमारी संहिता संज्ञा। 2 नंबर आज की वीडियो के हिसाब से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। वैसे हम संज्ञा पढ़ भी चुके हैं, ह्रस्व संज्ञा हम पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, स्वरित संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, बहुत सारी संज्ञाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो के हिसाब से आज ये हमारी दूसरी संज्ञा है, संहिता संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। तो इसके सूत्र की हम बात करते हैं तो सूत्र निकल कर आता है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की एक बहुत ही खूबसूरती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो छात्रों के सामने आती है, अभ्यर्थियों के सामने आती है, वो सूत्रों को याद करने की आती है। तो इन सूत्रों की जो खूबसूरती है वो है अभ्यास। इनको आप 2 या 3 बार इसका 2-4 दिन तक रिवीजन करेंगे, केवल सूत्रों की एक लिस्ट बना करके, और आप उन सूत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये सूत्र आपके कंठस्थ हो जाते हैं। तो हमारा जो अगला जो संहिता संज्ञा का सूत्र है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। वृत्ति देखते हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि पद वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता संज्ञः स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। अर्थ हम देखते हैं कि वर्णानाम यानी वर्णों की, षष्ठी है, यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है, तो हम संबंध में का, के, की शब्दों का जब अर्थ करते हैं तो प्रयोग करते हैं। तो वर्णानाम का अर्थ है वर्णों की, अतिशयितः यानी अत्यधिक, सन्निधि यानी समीपता, तो वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो समझने की जो चीज है वो अत्यधिक समीपता को हम कैसे पहचाने। तो यहाँ पर व्याकरण में बताया गया है कि जिन 2 वर्णों के बीच में, यानी जिन 2 वर्णों के मध्य अर्धमात्रा काल उच्चारण से अधिक उच्चारण काल का उच्चारण में व्यवधान ना हो उसे सन्निधि कहते हैं। सन्निधि अर्थात समीपता। तो यहाँ पर जो सन्निधि का जो तात्पर्य बताया गया है वो बताया गया है कि जिन 2 वर्णों के मध्य अर्धमात्रा काल जो उच्चारण होता है, अभी तक हमने 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्राएं पढ़ी है कि एक मात्रिको भवेद ह्रस्व, कि जिसमें 1 मात्रा है उसको ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिको भवेद दीर्घ, जो 2 मात्राएं उसको दीर्घ कहते हैं,
और 3 मात्रा वाला जो वर्ण है उसको हम प्लुत कहते हैं। तो जो एक मात्रा है उससे आधी जो मात्रा है, कहने का मतलब ह्रस्व को बोलने में जितना समय हमें लगता है उससे आधा यदि हमें समय लग रहा है और उससे आधे से अधिक उच्चारण काल का उसमें यदि व्यवधान नहीं है, तो उन दो वर्णों के जो बीच जो संबंध है, जो सन्निधि है, उसको हम संहिता कहते हैं। और जिन दो वर्णों के बीच में संहिता हो जाती है वहां पर उन दोनों वर्णों के बीच में संधि हो जाती है। इसीलिए संधि का ही दूसरा, संहिता का दूसरा नाम है संधि। तो इसे हम संधि सूत्र भी कह सकते हैं कि जो संधि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, तो परः सन्निकर्षः संहिता। और जो संहिता संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। तो यहाँ पर हमने वृत्ति सहित इसका जो सारा जो मैटर था, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा हमने यहाँ पर समझाया है। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, वृत्ति है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संगस्यात्, अर्थ है वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। और जिसकी भी संहिता हो जाती है, जिन दो वर्णों की भी संहिता हो जाती है, वहां पर संज्ञा हो जाती है। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि संहिता का ही एक पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अर्थ देखते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक समीपता को जो पहचानने के लिए जो चीज बताई गई वो क्या है कि जिन दो वर्णों के मध्य अर्धमात्रा काल उच्चारण से अधिक उच्चारण काल का उच्चारण में यदि व्यवधान ना हो तो उसे हम सन्निधि कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये थी हमारी संहिता संज्ञा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज आती है कि कहीं कहीं पर जो संहिता है वो नित्य होती है और कहीं कहीं पर अनित्य होती है। उस चीज को भी हमें कंठस्थ आज ही क्लियर करना है। नित्य और अनित्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम दो शब्द हैं जो हमारे पास एक तो होता है नित्य और एक है अनित्य। ये जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां भी हमारे सामने आएगा नित्य और अनित्य। तो आज ही उस बात को क्लियर कर लेते हैं और प्रसंग के अनुसार वहां भी हम इन चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। तो नित्य का मतलब है आवश्यक रूप से कार्य होना, यानी जहां भी नित्य लिखा हुआ है उस कार्य को हमें आवश्यक रूप से करना ही करना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसे ही हम नित्य कहते हैं। अनित्य का मतलब है वक्ता की इच्छा, यानी जो पढ़ने वाला है, जो वक्ता है, उसकी इच्छा पर जो कार्य छोड़ दिया जाए उसे हम अनित्य कहते हैं। अनित्य का मतलब है वक्ता यदि चाहे तो उसको कर भी सकता है और ना चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। तो ऐसे कार्य हमारे पास आते हैं उसको हम अनित्य कहते हैं, और जो हमें आवश्यक रूप से जिनको हमें करना है वो हमारे नित्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही थी संहिता की, तो संहिता भी कहाँ कहाँ नित्य होती है और कहाँ अनित्य होती है, इसके लिए हमें एक श्लोक याद रखना होगा, या फिर उसका अर्थ भी आप याद रख सकते हैं, उसके नोट्स बनाकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो श्लोक है संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अनुष्टुप छंद है, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर है। तो सबसे सरल जो श्लोक है जो इसको हम याद कर सकते हैं वो है अनुष्टुप छंद वाला। तो संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो विवक्षा जो शब्द है वही है वक्तुः इच्छा विवक्षा। तो इस तरह से देखते हैं कि संहिता एक पदे, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, संहिता धन एक पदे। तो और आ के बाद में यदि ए ऐ आ जाता है तो मिलकर वहां पर ऐ हो जाता है। तो संहितेक पदे नित्या, यानी एक पद में संहिता नित्य होती है, यानी आवश्यक रूप से हमें उसको करना ही करना है। अब एक पद क्या है,
तो इससे पहले इसीलिए मैंने शुरुआत में कौन सी संज्ञा ली थी, पद संज्ञा, ताकि पद को समझाने में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पद शब्द आया है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो पद संज्ञा से करी थी। तो संहितेक पदे नित्या यानी एक पद। एक पद का मतलब है यानी ऐसे शब्द जिसमें सुबंत और तिगंत जुड़े हुए हो उनको हम एक पद कहते हैं। जैसे हम राम प्रातिपदिक से राम का बहुवचन बनाते हैं तो हमारे पास राम और जस प्रत्यय आता है। जस में हमारा चोटू से हम इसकी इत संज्ञा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अस बचता है, तो राम धन। यहाँ पर एक पद है तो यहाँ पर रामास जो बनता है वहां पर ये जो संधि हमने करी है ए और ए को मिलाकर जो आ बनाया है, ये एक पद होने के कारण यहाँ पर ये नित्य है। यानी हम यहाँ पर राम धन अस नहीं बोल सकते, यहाँ पर हमें रामा ही इसको बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि सूत्र है, नियम है कि एक पदे संहिता नित्या, कि एक पद में संहिता जो है वो नित्य है, आवश्यक रूप से हमें करना ही करना पड़ती है। तो इसी बात को मैंने उदाहरण से यहाँ पर क्लियर किया है। अगली लाइन है नित्या धातुपसर्गयोः। नित्या किसका विशेषण है? संहिता का। यानी जो संहिता है वो नित्य यानी नित्या होती है। धातु धन उपसर्ग या दीर्घ संधि है, धातु का उ उपसर्ग का उ मिलकर के यहाँ पर दीर्घ उ है, धातु उपसर्गयोः। ये षष्ठी का द्विवचन है कि धातु और उपसर्ग में भी जो संहिता है वो नित्या होती है। अब धातु और उपसर्ग का मतलब क्या है? यानी कोई भी ऐसी धातु है और उससे पहले कोई सा भी उपसर्ग आ रहा है और वहां पर यदि संहिता हो रही है, उनमें अत्यधिक सामीप्यता है, तो वहां पर हमें संहिता यानी संधि करनी ही करनी है। इसका भी मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि हर चीज उदाहरण से हम पढ़ेंगे तो इन लाइनों का जो तात्पर्य है वो हमें समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे अधि उपसर्ग है, 22 जो उपसर्ग है उनमें एक उपसर्ग अधि, और आस धातु है। एक सूत्र हम द्वितीया में पढ़ेंगे, अधि सिंह स्तासाम कर्म। वहां पर यही है कि आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाता है तो अधिकरण में द्वितीया होती है। तो यहाँ पर अधिधन आस हम उदाहरण लेते हैं। तो आस एक धातु है, अधि एक उपसर्ग है, और लाइन हमारे पास है नित्या धातु उपसर्गो, यानी धातु और उपसर्ग में जो संहिता होती है वो नित्य होती है। तो यहाँ पर यण संधि का जो सिचुएशन है वो बनती है कि ई के बाद में असमान यदि स्वर आता है तो वहां पर यण संधि आती है। इसीलिए वहां पर हमारे पास रूप निकल कर आता है अध्यासते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपसर्ग और धातु में जो संहिता होगी वो भी हमें नित्य करनी ही करनी है। इसको हम अधि आस नहीं लिख सकते, ना ही इसको बोल सकते, हमें अध्यासते ही वहां पर लिखना और कहना होगा। तो दो जगह हमने पढ़ लिया है कि एक पद यानी एक पद में, और नित्या धातु उपसर्गयो धातु और उपसर्ग में। तीसरा है नित्या समासे, यानी समास में भी आपको जो संज्ञा है, जो संधि है, कौन सी संहिता जो संज्ञा है, संधि है, वो हमें नित्य करनी पड़ती है। कोई सा भी यदि हमारे पास सिचुएशन आती है, जैसे वहां पर हम देखते हैं कि कोई सा भी हम एक समास का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर्मधारय समास का उदाहरण लेते हैं कि पीतम च तत अंबरम, पीतम च तत अंबरम। तो ये कर्मधारय है कि पीला है वस्त्र जो, तो पीले वस्त्र को कहते हैं पीतांबरम। तो पीत धन अंबरम, तो यहाँ पर एक समास है। तो समासे भी यानी समास में भी जो संहिता है वो नित्य होती है, वहां पर हमें करना ही करना है। पीत अंबर नहीं कह सकते, वहां पर हमें लिखना है पीतांबरम। तो यहाँ पर तीन जगह हमें नित्य करनी है। तो यहाँ से पॉइंट बनता है कि कुत्र कुत्र यानी कहाँ कहाँ पर संहिता जो है वो नित्या भवति नित्य होती है। तो हमारा जो जवाब होगा, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एक पदे नित्या, यानी एक पद में नित्य होती है। धातु उपसर्गयोः नित्या, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। समासे नित्या, समास में भी जो संहिता है वो नित्य होती है। तीनों को मैंने यहाँ उदाहरण से बताया है। चौथी जो लाइन है श्लोक की कि वाक्ये तु यानी वाक्य में तो सा यानी जो संहिता है, संहिता का यहाँ पर ये सर्वनाम है सा, विवक्षाम अपेक्षते, वक्तुम इच्छा अपेक्षते, वक्तु की इच्छा की अपेक्षा रखती है। इसका भी मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि रामस्य इच्छा नास्ति,
कि राम की इच्छा नहीं है। सरल सा वाक्य लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ है और ए के बाद में ई है, तो गुण संधि की यहाँ पर सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ पर गुण संधि हम कर भी सकते हैं और ना करें तो भी यहाँ पर गलत यानी अशुद्धि नहीं है। रामस्य इच्छा नास्ति भी लिख सकते हैं और रामस्य इच्छा नास्ति भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वक्तुम जो इच्छा है, वक्ता की जो इच्छा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो संहिता करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। तो दूसरी हमारी जो संज्ञा थी वो थी आज की वीडियो की संहिता संज्ञा। तो सूत्र था परः सन्निकर्ष संहिता कि वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम संहिता कहते हैं, संहिता को ही संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि संहिता कहाँ कहाँ नित्य होती है, उसका हमने ये श्लोक लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आपकी नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं। अगली जो हमारी संज्ञा है वो है संयोग संज्ञा। तो अगली जो संज्ञा है वो है तीसरे नंबर की संज्ञा संयोग संज्ञा। तो वो ही सबसे पहला स्टेप है सूत्र। तो संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग की वृत्ति से क्लियर करते हैं। इसकी वृत्ति है अजभी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। ये इसकी वृत्ति है। इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग का रह करके और अजभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वृत्ति का जो अर्थ है वो निकल कर क्या आता है हमारे पास में कि अच भी अचह स्वरः पढ़ ही चुके हैं। तो अव्यवहिता, अव्यवहिता का मतलब है व्यवधान रहित, यानी व्यवधान रहित। हल है, हल है यहाँ पर बहुवचन है, जैसे अच अचौ अचह। तो इसी तरह से हल, क्योंकि हलंत शब्द है ये हल, क्योंकि हल व्यंजना तो एक वचन में बनता है हल, हलौ हलह। तो ये बहुवचन है। तो इसका हमें जो अर्थ ग्रहण करना है वो करना है दो या दो से अधिक जो हल है वो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर ग्रहण करनी है। क्योंकि जो संयोग है वो दो हलों के भी हो सकता है और दो से अधिक जो व्यंजन है हल है उनमें भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नहीं तो यहाँ पर दो के बीच में ही यदि संयोग होता तो यहाँ पर हलव शब्द लिखा हुआ होता और यहाँ पर संज्ञौ लिखा हुआ होता और यहाँ पर श्याताम लिखा हुआ होता। बहुवचन का प्रयोग का जो प्रयोजन है वृत्ति में वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अज भी, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया कि अचो से अव्यवहिता जो व्यवधान रहित जो हल है, यानी दो या दो से अधिक जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है, उनमें आपस में संयोग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग शब्दों का जो अर्थ है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच यानी स्वर, अव्यवहित यानी व्यवधान रहित, यानी अचो से जो व्यवधान रहित जो हल हैं यानी जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होती है। ये तो हमारा वृत्ति का अर्थ था। यहाँ पर अनंतरा शब्द आया है, इसका हम पदच्छेद करते हैं। तो सूत्र में से भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको यहाँ पर तैयार रहना है परीक्षा के लिए। तो सूत्र का हम पदच्छेद करते हैं तो पदच्छेद आता है हलः अनंतरा। यहाँ पर उत्व संधि होने के कारण और यहाँ पर पूर्व सवर्ण होने के कारण यहाँ पर अवग्रह किया था। तो अनंतरा, न अंतरा अनंतरा। तो यहाँ भी इसका अर्थ देखते हैं। अनंतरा का मतलब भी है व्यवधान रहित। तो सूत्र में जो व्यवधान रहित के लिए जो शब्द आया था वो आया था अनंतरा और वृत्ति में जो आया था वो आया था अव्यवहिता। तो दोनों ही शब्दों का अर्थ यहाँ पर एक ही है, व्यवधान रहित। क्यों दोनों शब्द मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, परीक्षा में पूछे कि अव्यवहिता इत्यस्य को अर्थः तो व्यवधान रहिता, अनंतरा इत्यस्य को अर्थः तो भी आपको बताना है
व्यवधान रहितः। तो जहां पर दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी अच का व्यवधान नहीं हो, यानी अच उपलब्ध नहीं हो, उन दोनों की या उन तीनों की, चारों की संयोग संज्ञा हो जाती है। उदाहरण हम देखते हैं संयोग का। जैसे एक शब्द है कृष्ण, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स और ण के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो दोनों की यहाँ पर संयोग करने पर यहाँ पर रूप बनता है कृष्ण। इसी तरह से जैसे देखते हैं सरस्वती, तो सरस्वती में जो स है और जो व है दोनों हल हैं, और इन दोनों हलों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, जैसे इंद्र है, तो इंद्र में न, द और र, इन दो से अधिक यहाँ पर हल हैं, तीन हल हैं। इन तीनों ही हलों के बीच में किसी भी अच यानी स्वर का व्यवधान नहीं है, तो यहाँ पर इन तीनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। तो संयोग संज्ञा में सिर्फ इतना समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि दो या दो से अधिक हलों के बीच में जब किसी अच का व्यवधान नहीं हो, तो वहाँ पर हमें संयोग संज्ञा करनी होती है। तो यहाँ तक हम पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा आदि हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने एक प्रत्याहार संज्ञा पढ़ी थी, वो भी हम देख लेते हैं कि उसका जो सूत्र है, एक बार रिवीजन और हो जाएगा। तो प्रत्याहार संज्ञा, सूत्र प्रत्याहार निर्माण वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। संज्ञा प्रकरण का ये लास्ट वीडियो है, तो एक रिवीजन के तौर पर इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आदि रंतेन संहिता, तो वहां पर हमने देखा था कि आदि और अंतेन सह मध्यगानाम स्वयस्य च संज्ञा भवति, यानी आदि का मतलब प्रथम वर्ण और अंत का मतलब अंतिम वर्ण, और मध्यगानाम और इन दोनों के बीच में आने वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। का उदाहरण हमने पढ़ा था अण आदि। तो जैसे यहाँ पर लेते हैं अण है, तो आदि वर्ण है ए, अंतिम वर्ण है ण, और मध्यगाना माहेश्वर सूत्रों में जो इनके बीच में आते हैं उन सब की प्रत्याहार संज्ञा होती है। आज हम पद संज्ञा में पढ़े थे सुप, तो प्रथम वर्ण है सु, अंतिम वर्ण है प, और इनके बीच में जो 19 जो प्रत्यय आ रहे थे उन सब की जैसे यहाँ पर हमें ग्रहण करना है। तो अण में जैसे पहला ही हमारा माहेश्वर सूत्र है अ ई उ, न इत संज्ञक है, उसको हम यहाँ पर ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रत्याहार संज्ञा थी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो शेष हमारी जो संज्ञाएं थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी है। एक जो संज्ञा है जो भी महत्वपूर्ण है उसकी भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, पुनः रिवीजन के तौर पर 1 मिनट में उसकी भी हम चर्चा करते हैं, और वो है सवर्ण संज्ञा। इसकी चर्चा हमने कहाँ करी थी? जब हमने उच्चारण स्थान और प्रयत्न पढ़े थे, उन दोनों ही जगह मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र है वो देखते हैं। सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वृत्ति देखते हैं। कि तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद् द्वयम् यस्य
येन तुल्यम। नोट करना, आपको पूरी वृत्ति नोट करनी है, क्योंकि वृत्ति में से भी प्रश्न पूछे तो आपको कमजोर नहीं रहना है। बार बार मैं आपको बताता हूं कि आजकल परीक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होता जा रहा है, तो हमें हर तरह से तैयार रखना है। तो इस सूत्र की जो वृत्ति है, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नस्य इति एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। कि तन मिथ है, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञम स्यात्। कौन सी संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। तो यहां पर इसका अर्थ है कि तालु आदि स्थानम। तालु आदि स्थान का मतलब है कि तालु आदि उच्चारण स्थान। और अभ्यांतर प्रयत्न का मतलब है कि जो हमने प्रयत्न पढ़े थे, यत्न द्विधा, दो प्रकार के, अभ्यांतर और बाह्य। तो जो आभ्यांतर जो प्रयत्न थे, पांच जो हमारे थे, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न एतद द्वयम, ये दोनों, एक नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल हमें उच्चारण स्थान प्रयोग करना है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि केवल हमें प्रयत्नों को वहां पर ग्रहण करना है। लिखा हुआ है स्पष्ट, इति एतद द्वयम, कि ये दोनों, यस्य यानी जिस वर्ण के, ये दोनों जिस वर्ण के, वर्ण का तात्पर्य यहां पर ऐसे लेकर लय तक जो अल प्रत्यार है, जिसमें हमारे स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं, दोनों से है वर्ण यानी अक्षर। तो प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के, ये न तुल्यम, जिस वर्ण के समान हो, तन्मिथः, उन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञम स्यात्, सवर्ण संज्ञा होती है। तो कोई सा भी वर्ण हो, यहाँ पर वर्ण से हमें ना तो स्वर का ग्रहण करना है, ना केवल हमें व्यंजन का ग्रहण करना है। वर्ण में हमें सारे जो वर्ण हैं, अचा, स्वरा और हल व्यंजना, दोनों को यहाँ पर ग्रहण करना है। तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, 7 जो उच्चारण स्थान हम पढ़े थे, और जो 5 जो हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे, ये दोनों जिस वर्ण के आपस में मैच कर रहे हैं, उन दोनों ही वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सवर्ण संज्ञा का जो उदाहरण है वो आगे हम संधि वगैरह पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि पर सवर्ण संधि हम करेंगे, पूर्व सवर्ण संधि करेंगे, और सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे। तो जगह जगह सवर्ण शब्द आएगा, इसलिए इसको याद रखना है कि वहां पर हम सवर्ण वहां पर आपको मैच करके दिखाएंगे, क्योंकि किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण करना है, इसके लिए हमें वहां पर सवर्ण संज्ञा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ जो आज के लिए जो संज्ञा प्रकरण का जो अंतिम था वो था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वृत्ति थी तालु आदि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न से तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संगम स्यात्। यानी तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर ईषद आदि जो स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न थे, ये दोनों जिस वर्ण के साथ समान हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ पर भी हमें एक सावधानी रखनी है। इसके साथ सवर्ण संज्ञा यहाँ पर री और द्री की हम वहां पर बताए थे कि री ल्री वर्णयो मिथा सावर्णम वाच्यम, उसके लिए एक अलग सूत्र है कि री और जो ल्री है, इनको भी सवर्ण कहा जाता है। वार्तिक के द्वारा वहां सवर्ण संज्ञा की गई थी। सावधानी जो बरतनी है कौन सी संज्ञा में? तो सवर्ण संज्ञा में वो है, एक सूत्र आता है, इसका अपवाद है, और वो सूत्र है ना झलऊ। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका हम पदच्छेद करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। न है, उसके बाद अगला जो शब्द है सूत्र में अच है, और उसके बाद में है हलऊ। इन तीन पदों को मिला
ये सूत्र बना था ना झलऊ। तो यहां पर हम देखते हैं कि न यानी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। किसकी नहीं होगी, अच हलऊ। तो अच हलऊ यानी अचो की और हल यानी व्यंजनों की आपस में। तो ये अपवाद सूत्र है, तो साथ साथ हमें संज्ञा के साथ साथ अपवाद सूत्रों को भी याद रखना है। तो ना झलऊ सूत्र कहता है कि न अच हलऊ यानी अच और हल यानी जो स्वर है और जो व्यंजन है उनकी आपस में हमें जो संज्ञा है, कौन सी, सवर्ण संज्ञा, वो हमें नहीं करनी है। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इसीलिए सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। बहुत ही सटीक एक व्याकरण है, हर जगह हमको आगाह किया है, हर चीज का हमें सॉल्यूशन दिया है। इससे हमारा जो फल क्या होगा, यानी हम सवर्ण संज्ञा जब करेंगे तो कहीं हम व्यंजन और जो स्वर है उसकी सवर्ण दीर्घ संज्ञा ना हो जाए, इन चीजों से बचने के लिए सूत्र लिखा है ना झलऊ। तो केवल हमें सवर्ण संज्ञा किसकी करनी है, इसका एक बार खोल के और थोड़ा सा मैं बताता हूं। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी स्वर का, यदि किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण स्थान भी समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो, फिर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो ये सूत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहला सूत्र है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिन वर्णों की, इसीलिए मैंने बार बार एक चीज रिपीट की थी कि वर्ण का मतलब यहाँ पर हल और व्यंजन दोनों था, क्योंकि उस सूत्र में स्पष्ट वृत्ति में नहीं था कि हल वर्णों का हल वर्णों के साथ और अच वर्णों का अच वर्णों के साथ संयोग होगा। वहां पर वर्ण शब्द लिखा गया था कि जिस भी वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। उसी चीज को आगे क्लियर करने के लिए कि कहीं हम हल और ऐसा कोई अक्षर आ जाए, ऐसा कोई वर्ण आ जाए जो अच की उच्चारण स्थान और उसका अभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो और व्यंजन का भी उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तो उसकी हम सवर्ण संज्ञा ना कर दे। इसीलिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी ना झलऊ, कि यदि किसी स्वर और व्यंजन की दोनों चीजें समान है फिर भी हमें उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं करनी है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पर हमने ना झलऊ सूत्र पढ़ा कि दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। सवर्ण संज्ञा का सूत्र पढ़ा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ी। उससे पहले प्रत्याहार वहां भी पढ़ा था, प्रत्याहार जब पढ़ाए थे यहाँ भी हमने प्रत्याहार संज्ञा पढ़ी। संयोग संज्ञा हमने पढ़ी, हलो अनंतरा संयोग, कि दो हलों के बीच में कोई अच का व्यवधान नहीं होता है तो संयोग होता है। यहाँ पर हमने जो संहिता कहाँ नित्य होती है कहाँ नित्य होती है वो चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी है। और इसका सूत्र था परः सन्निकर्ष संहिता, कि दो वर्णों के बीच में अत्यधिक सामीप्यता को संहिता कहते हैं और वहाँ संधि भी होती है। उससे पहले हमने पद संज्ञा पढ़ी थी, तो पद संज्ञा में सुबंत और तिगंत कौन कौन से प्रत्यय हैं वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने पढ़ी है। उससे पहले हमने सबसे पहली जो संज्ञा ली थी वो यही था कि सुबंतम तिगंतम च पद संगम स्यात्। तो साथियों, आज के इस वीडियो के साथ ही हमारा जो संज्ञा प्रकरण है वो कंप्लीट होता है। आपको संज्ञा प्रकरण कैसा लगा, और भी आपने बहुत सारी जगह से इसको पढ़ा है, तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि संज्ञा प्रकरण में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक बार पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों में संज्ञा प्रकरण से जो जो भी क्वेश्चन आए हैं एक बार उन क्वेश्चनों को आप मेरे इस मैटर से मैच करके देखिए। सारे प्रश्न आपको इस मैटर में मिलेंगे और आगे
जो भी भर्तियां होंगी उसमें भी इससे अवश्य आपको सारे प्रश्न करने में मदद मिलेगी। और मैं इससे बनने वाले कितने भी चाहे क्वेश्चन हो, छोटा सा छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को हम एक टेस्ट सीरीज में शामिल करते हुए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके रेस्पॉन्स अवश्य दें। और आपके जितने भी साथी जो संस्कृत से संबंधित, चाहे वो रीट की प्री एग्जाम हो, रीट की मुख्य परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।